पहली एक्वामैन मूवी ने $1 बिलियन से ऊपर की कमाई करी और कहलाई डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी। वहीं इसकी सीक्वल एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम बेशक इस लेवल के नंबर्स तो नहीं ला पाएगी, पर यही मूवी डीसीयू के एरा को एंड कर रही है। जेम्स वॉन और जेसन मोमोआ वापस आए, ज्यादा एपिक एक्शन, ज्यादा एपिक पावर्स और जबरदस्त कैरेक्टर्स के साथ एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम में। इस मूवी ने कई सारे डिलेस, कई सारे पुशबैक्स, कई सारी कंट्रोवर्सीज झेलने के बाद भी आखिरकार ये मूवी रिलीज हो ही गई और ये एक सुपर हीरो मूवी के सारे चेकमार्क सेट कर रही थी। एक पावरफुल विलन, एक अच्छी बैक स्टोरी और जबरदस्त मोटिव के साथ एक हीरो जो कि अपनी नई पोजीशन को संभालने की कोशिश कर रहा था और दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा। इफेक्ट जबरदस्त थे, सीजीआई जबरदस्त था, एक्शन अच्छा था, पर इन सब में दुख की बात ये थी कि डीसीयू जाते जाते भी कुछ नया दिखाकर नहीं गया। तो दोस्तों, मैं हूं अंसना और आज हम बात करने जा रहे हैं डीसीयू की लास्ट मूवी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। डीसीयू एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के साथ जा चुका है, अब शुरू होगा एक नया एरा डीसी का। पर मैं हैरान हूं कि डीसीयू ने जाते जाते भी कोई रिस्क नहीं लिया। एक सीजीआई फेस्ट जो कि एक नॉर्मल सुपर हीरो मूवी होने के सारे चेकमार्क सेट कर रहा था। हालांकि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम अकेले रिलीज नहीं हुई, डंकी सलार और रेबल मून के बीच आई ये मूवी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी अपने बाकी कंपटीशन की तरह। मूवी की स्टोरी अच्छी थी। ब्लैक मैंटा के पास एक ऐसी पावर आई है जिससे ब्लैक मैंटा ना ही सिर्फ अपना बदला ले सकता है बल्कि वो दुनिया को खत्म भी कर सकता है। आर्थर नहीं समझ पा रहा कि वो उसे कैसे रोके, पर उसे यहीं अपने भाई की याद आएगी। ज्यादा जबरदस्त ट्विस्ट यहाँ पे था नहीं, खुद से बनाई हुई प्रॉब्लम का खुद से सोल्यूशन मिल गया और सब हंसी खुशी आगे बढ़ गए। इन मामलों में पिछली एक्वामैन मूवी बहुत जबरदस्त थी, जहाँ एक्वामैन और मेरा निकले थे एटलन का ट्राइडेंट ढूंढने, वहीं एक्वामैन को उसकी माँ भी मिली। और ऐसा नहीं है कि पहली मूवी भी सीजीआई फेस्ट नहीं थी, वो सीजीआई फेस्ट ही थी, पर उसका ट्विस्ट और लाइट नेचर फैंस को बहुत पसंद आया। वहीं इस पार्ट में एक्शन ज्यादा जबरदस्त है, इफेक्ट्स और बेहतर है और इसके पीछे का मैसेज और जबरदस्त है। लेकिन दुख की बात यह है कि सुपर हीरो जॉनरा का वो मैजिक अब अपना रंग खो रहा है और इस खोते हुए रंग में सिंपल कंसेप्ट फैंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मूवी में पिछले पार्ट की सारी कास्ट थी सिवाय विलेम डेफो के वल्को के, जिनकी कमी बहुत खली इस मूवी में, पर इसके बावजूद भी सबने अपना बेस्ट दिया। ऑब्वियसली मेरा का रोल प्ले करने वाली एम्बर हर्ड का रोल बहुत हद तक काट दिया गया था, पर उनको जितना स्क्रीन टाइम दिया गया अच्छा दिया। मेरा कॉमिक्स में एक पावरफुल कैरेक्टर है जिसको बिना कंट्रोवर्सी के बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था, पर अब क्या कह सकते हैं। पैट्रिक विल्सन के ऑम मेरियस पहले से कम ग्रम्पी थे, जिनकी बड़ी कॉमेडी जेसन मोमोआ के साथ थोड़ी रिफ्रेशिंग लगी। निकोल किडमैन की एटलाना के सीन्स कुछ ही थे, पर वो थे धमाकेदार, खासकर एक पर्टिकुलर एक्शन सीन जो कि आपको बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। यही अब्दुल मार्टिन टू इस बार मेन विलन थे, जिनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको फील करवाएगी कि ब्लैक मैंटा अब ज्यादा खतरनाक है। रैंडल पार्क के डॉक्टर स्टीफन शिन को बहुत अच्छे से लिखा गया मूवी में, जहां उनका कैरेक्टर स्टोरी को आगे बढ़ाने के साथ साथ कॉमेडिक रिलीफ का भी काम कर रहा था। और इन सब के साथ जेसन मोमोआ के आर्थर करी पहले की तरह बैडएस एक्वामैन के रोल में धूम मचा रहे थे। इन सब के ऊपर वो इस मूवी में एक पिता के रोल में भी थे, जिन्हें अपने किंगडम के साथ साथ अपने बच्चे को भी देखना था। तो एक बात तो क्लियर है कि कास्ट ने अपना 100% दिया। एक्शन और इफेक्ट्स एक साथ मिक्स होकर बहुत बढ़िया मूवी एक्सपीरियंस दे रहे थे, इसीलिए मूवी 3D में ज्यादा औसम लगेगी। एटलांटिस पर अटैक, पुराना एटलांटियन टेक और फाइनल फाइट आपको बहुत इंप्रेसिव लगेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मूवी एक सीजीआई फेस्ट है और सुपर हीरो मूवीज की बेइज्जती की जाती है उनको सीजीआई फेस्ट बोलकर, पर एक्वामैन एक अच्छा एग्जांपल है सीजीआई फेस्ट होने का, कि अगर आपको एक टिपिकल सुपर हीरो मूवी बनानी है भर भर के सीजीआई दिखाकर, तो आपको मूवी एक्वामैन मूवीज की तरह बनानी चाहिए। अब आते हैं प्रॉब्लम वाले हिस्से पर, स्टोरी। मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल थी, प्लस एक कॉमिक बुक फैन होने के नाते मुझे ज्यादा बुरी बात ये लगी कि दूसरी एक्वामैन मूवी होने के बावजूद भी जेम्स वॉन और डीसी ने कॉमिक्स की स्टोरी नहीं ली। ऑल्दो मूवी से सिल्वर एज एक्वामैन की स्टोरी की फीलिंग आ रही थी, पर ओरिजिनल स्टोरी की बात ही कुछ और होती। जेम्स वॉन अपने पुराने इंटरव्यूज में बोल भी रहे थे कि वो 7 किंगडम्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते थे। अभी ऐसा तो नहीं हुआ, पर हमें इस मूवी में 7 किंगडम्स की पॉलिटिक्स जरूर दिख गई, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था और कहीं ना कहीं बताता है कि जेम्स वॉन के एक्वामैन फ्रेंचाइजी को लेकर प्लान्स अच्छे खासे थे। एम्बर हर्ड की कंट्रोवर्सी का रिजल्ट हमें दिखा उनके घटे हुए एक्शन सीक्वेंस को देखकर। ओवरऑल माहौल इस प्रोजेक्ट के फेवर में था नहीं, पर तब भी हमें एक डिसेंट सुपर हीरो मूवी देखने को मिल गई। पर एक चीज जो मुझे आज भी समझ नहीं आई वो ये है कि डीसी अपने सालों पुराने डार्क टोन वाले क्रिटिसिज्म को आज भी सीरियस क्यों ले रहा है। इस साल आई सारी डीसी मूवीज के टोन को अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि डीसी जरूर से ज्यादा लाइट टोन रख रहा है अपनी मूवीज में। और मैं ये नहीं कह रहा कि पहले वाली मूवीज परफेक्ट थी, पर पूरी तरह फिल्म को लाइट टोन कर देना, वो भी सालों पुराने क्रिटिसिज्म को लेकर, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे ही सिर्फ सुपर हीरो जॉनरा के फैन हैं। इस जॉनरा को पसंद करने वाली मेजॉरिटी ऑडियंस 18 to 24 इयर्स ओल्ड की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको कौन केटर करेगा। हालांकि इन सारी अच्छी बुरी बातों के बीच
क्रिटिक्स ने इस मूवी को खराब कहा। रोटन टमाटोस पर क्रिटिक्स रेटिंग 36% है, जो कि बहुत हद तक सही रेटिंग नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि मूवी अपने सारे चेकमार्क्स हिट कर रही है, वो भी अच्छे से, तो इतना हार्श रेट करने का कोई सेंस नहीं बनता। हालांकि ऑडियंस को क्रिटिक्स से फर्क नहीं पड़ता। मूवी का ऑडियंस स्कोर है 79%, जो कि आपको ज्यादा बेहतर आइडिया देता है कि मूवी किस तरह की है। एट द एंड ऑफ द डे मूवी एंटरटेनिंग है और यहाँ कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको इंप्रेस करेंगे। ये मूवी इस साल की सबसे कमजोर रेटिंग वाली डीसी मूवी है, पर तब भी ये इतनी कम रेटिंग डिजर्व नहीं करती। अब आते हैं एंडिंग पर। मूवी की एंडिंग सिंपल थी। ब्लैक मैंटा अपने ब्लैक ट्राइडेंट और आर्थर यानी एक्वामैन के बेटे के रॉयल ब्लड लाइन की मदद से नेक्रस के लॉस्ट किंगडम को वापस लाता है। एक्वामैन अपने सौतेले भाई ऑर्म के साथ मिलकर नेक्रस के जिंदा हुए राजा कोडेक्स को रोकता है और इन सब में ब्लैक मैंटा मारा जाता है, जिसके बाद एक्वामैन फैसला करता है अटलांटिस को दुनिया के सामने लाने का, जहां वो एलिस आइलैंड पर यह भी कहता है कि वो दुनिया भर के लीडर्स के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से निपटेगा। जिसके बाद वो अचानक बोलता है, आई एम द किंग ऑफ अटलांटिस, आई एम एक्वामैन, जिसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि सब जानते हैं कि वो एक्वामैन है। जिसके बाद वो माइक ड्रॉप करता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और मूवी खत्म हो जाती है। आखिरी डीसीयू मूवी होने के नाते यहाँ एक कैमियो तो बनता ही था। एक कैमियो क्या, यहाँ पूरी लीग को होना चाहिए था, पर डीसी उस रास्ते नहीं गया। पहले रूमर्स ये थे कि मूवी में बेन एफ्लेक के बैटमैन होंगे। हमें जेसन मोमोआ के सोशल मीडिया पोस्ट से इस बात की कंफर्मेशन भी मिली थी, पर ऐसा कुछ भी मूवी में देखने को नहीं मिला। पर जो हुआ अच्छा ही हुआ। डीसीयू एरा खत्म हो चुका है और अब वक्त है नए डीसी का। अब आते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पर। डीसी जाते जाते भी सेफ खेल कर चला गया। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि जहां सब जानते थे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, वहां सेफ खेलने की क्या जरूरत थी। पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑर्म एक जगह खाना खा रहा था, वहीं उसे एक कॉकरोच दिखा और उसने उसे खा लिया। ये मूवी का जोक था, जहां आर्थर उसे धरती पर रहने वालों का खाना टेस्ट करवाने के नाम पर कॉकरोच खिला देता है। बस खत्म, टाटा बाय बाय। आखिरी डीसीयू प्रोजेक्ट और हमें दिखाया गया एक रनिंग गैग। इन सब के ऊपर ये मिड क्रेडिट सीन था और यहाँ कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था। यहाँ तक कि इसकी भी बात नहीं की गई कि फ्लैश में जो हमें एक्वामैन का सीक्वेंस दिखाया गया उसका कोई सेंस बनता भी है या वो बस ऐसे ही था। 10 साल की डीसीयू जर्नी अब खत्म हुई। 2013 से मैन ऑफ स्टील के साथ शुरू हुई ये जर्नी कई सारे उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। डार्क टोन का क्रिटिसिज्म, जस्टिस लीग की हेनरी कैविल की मूंछों की कंट्रोवर्सी, वीडन कट स्नाइडर कट का पंगा, ब्लैक एडम प्रॉब्लम, डीसी की लीडरशिप चेंज और सबके साथ सब खत्म। अब उम्मीद है नई डीसी में ये प्रॉब्लम्स तो ना ही दिखे। डीसी अपनी गलतियों से सीखे और हमें वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे अपने रिच यूनिवर्स से जो एंटरटेनमेंट हम फैंस डिजर्व करते हैं। अभी जेम्स गन से हमें उम्मीदें हैं। इस साल चलने वाली गिने चुने सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स में जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 भी है, तो यहाँ से उम्मीदें नए डीसी को लेकर और बढ़ जाती है। प्लस मार्वल में उनके पास बस गार्डियंस की कमान थी, पर अभी जब उनके हाथ में डीसी का पूरा कंट्रोल है, तो अब देखना ये है कि जेम्स गन की क्रिएटिविटी हमें कितना मजा दे सकती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो डीसीयू की लास्ट मूवी के बारे में। इस साल आई 4 डीसी मूवीज के साथ कई सारी चीजें की जा सकती थी, पर तब भी सेफ खेलना ये सोचने पर मजबूर करता है कि डीसी किस तरीके के लोगों के हाथ में था। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर उसके नए फैक्टर्स वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट पर जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप पीक डीसी स्टोरी टेलिंग का मजा लेना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी जस्टिस लीग डार्क साइड और सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।